इससे पहले कि परिस्थितियाँ आपकी जीवन की दिशा बदलें, थोड़ा साहस दिखाइए और अपने जीवन की परिस्थितियों को बदल डालिए। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम बेरवा स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए आरटेट 2011 लेवल 1 मैथ्स पेपर सॉल्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, आपको ये 4 संख्याएं दी गई है और इन्हें क्या करना अपने को कि इन्हें बड़े से छोटे के क्रम में जमाना, यानी अवरोही क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चारों संख्याओं में जो अंक है वो समान है, यानी कि यहाँ से अपन पता नहीं लगा सकते कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। बात करें पहले अंक की तो सभी में समान है 4, दूसरा अंक भी सभी में समान है 2, तीसरा अंक भी सभी में समान है 0 और जो चौथा अंक है वो भी सभी में समान है 3। बात करें 5वें अंक की तो इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7 और इसमें वापस 6, यानी कि जो सबसे बड़ी है वो अंक हो गया 7, तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये सबसे छोटा अंक है, यानी कि ये संख्या कौन सी हो गई, ये 4 नंबर पे। अब बात करें इन दोनों संख्याओं की तो इसमें जो 5वां अंक 6 है, लेकिन जैसे 6वें अंक की बात करते हैं तो इसमें 5 और इसमें 7, यानी कि ये संख्या दूसरे नंबर पे हो जाएगी और ये हो जाएगी अपने तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे है ही सही। तो अब देखते हैं कि इनका क्रम क्या होगा, यानी कि पहले नंबर पे कौन सी संख्या है, जो तीसरे नंबर वाली संख्या है वो सबसे बड़ी है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो संख्या है वो है 4 नंबर वाली और इसके बाद में है संख्या 2 नंबर वाली और लास्ट में है 1 नंबर वाली। और ये जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने से पूछा गया है कि 1 करोड़ किसके बराबर होते हैं। तो 1 करोड़ को अपन लिख सकते हैं 1 करोड़ हो गए। अब क्या करेंगे, इसे अपन लिख सकते हैं 100 लाख। 100 हो गए। अब क्या बचा, 5 जीरो और 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, यानी कि इसी संख्या को अपन लिख सकते हैं 100 लाख, जो कि अपना है ऑप्शन नंबर ए और यही इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि संख्या 5 करोड़ 9,04,988 को अंकों में किस प्रकार लिखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अपने को दे रखा है 5 करोड़। 5 करोड़ को क्या लिखेंगे अपन, 5 करोड़ हो गए। अब लिखेंगे अपन 9 लाख। 9 लाख को अपन कैसे लिखेंगे, 9 लाख हो गए। इसके बाद में अपने को दे रखा है 4,000, 4,000 को लिख दिया। इसके बाद में दे रखा है 900 और उसके बाद में दे रखा अपने को 88। जोड़ देंगे सबको, 0 0, 8 की 8, 8 की 8, इसमें केवल 9, 4 के 4, 0, 9 के 9, 0 और ये 5 के 5। ये संख्या होगी अपनी 5 करोड़ 9,04,988 और ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर डी और यही इसका राइट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें अपने को पूछा गया कि एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है। इसमें से पुरुष है 29,442 और महिलाएं हैं 28,167 और शेष क्या है, बच्चे हैं और अपने को बच्चों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले कुल 78,692 ये हो गए कुल। इसमें से जो अपने को पुरुष दे रखे हैं वो है 29,642 और महिलाएं दे रखी है अपने को 28,167। कुल जनसंख्या 78,692, पुरुष हो गए 29,642 और महिलाएं हो गई 28,167। तो अब देखो अपने को बच्चों की संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे, पुरुष और महिलाओं की संख्याओं को जोड़कर क्या करेंगे, कुल जनसंख्या में से बाकी कर देंगे। तो जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, बच्चों की संख्या। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ना, 7 और 2 9, 6 और 4 10, बचा 1 6, 1 7 और 1 8, 9 और 8 17, बचे 1 4 और 1 5, यानी कि जो पुरुष और महिलाएं हैं वो है 57,809। कुल जनसंख्या 78,692, बाकी कर लेंगे 78,692, इसमें से माइनस कर लेंगे अपन 57,809, बाकी करेंगे तो यहाँ 12 में से 9 जाएंगे 3, यहाँ बचा 8 में से 0 गए तो 8, यहाँ बचे 6 क्यों जाएंगे 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ 7 में से 7 गए तो 0 और 7 में से 5 गए तो
2। यानी कि बच्चे जो है वो है 20,883 और अपना जो ऑप्शन नंबर 1 है वो अपना राइट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि शून्य में 60 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल जो है वो अपने को ज्ञात करना है। सबसे पहले भाग दे रहे अपन 0 में 60 का, तो ये 0 क्या हो जाएगा, भाज्य। जिस संख्या में भाग देते हैं उसे अपन कहते हैं भाज्य, जिस संख्या से भाग देते हैं उसे अपन कहते हैं भाजक। जितनी बार भाग जाता है उससे अपन कहेंगे भागफल। 60 का भाग 0 में 0 बार। अब देखिए इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो 0 को गुणा करेंगे 60 से तो 0, इसे माइनस करेंगे तो ये वापस 0, ये 0 क्या है, शेषफल। अब देखिए सवाल में क्या पूछा था कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्रमशः कौन से होंगे। तो सबसे पहले भाज्य, भाज्य क्या है इसमें 0, उसके बाद में भाजक, भाजक हो जाएगा 60, भागफल 0 और शेषफल 0। ये अपना है ऑप्शन नंबर ए जो कि राइट आंसर है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि 25 पैसे के 15 सिक्कों का मान बराबर है। तो सिक्का कौन सा है, 25 पैसे का। इस 25 पैसे को अगर अपन रुपए में बदलना चाहिए तो क्या होगा, 100 का भाग लगा देंगे, यानी कि 25 भाजक 100 या 0.25 रुपये, 0.25 रुपये। अब देखो, अब अपने को दे रखा है कि सिक्के कितने हैं, 15, गुणा कर देंगे 0.25 गुणा 15, 15 से गुणा करेंगे तो 15 को 75 बच्चे 7, 15 दूनी 30 और 7 37, दो संख्या बाद पॉइंट है लगा दिया, यानी कि कुल अपने पास हो गए 3 रुपये और 75 पैसे। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। पहले ऑप्शन में अपने को दे रखा है कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, 50 पैसे का 1 सिक्का, 25 पैसे का भी 1 सिक्का। जब गुणा करेंगे 3 एकम 3, 50 को 1 से गुणा करेंगे 0.50 और ये 25 पैसे के 25 पैसे, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 रुपये 75 पैसे, यानी कि ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि 1 रुपये के 2 सिक्के, 50 पैसे के 3 सिक्के और 25 पैसे का 1 सिक्का। गुणा करेंगे तो 2, 50 पैसे को 3 से गुणा करेंगे तो 1 रुपये 50 पैसे और ये 25 पैसे। जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएंगे 3 रुपये और 75 पैसे। बात करें ऑप्शन नंबर 3 की, तो इसमें 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के भी 3 सिक्के, गुणा करेंगे तो ये भी हो गए 3 और ये हो गए 75 पैसे, जोड़ेंगे तो 3 रुपये 75 पैसे, यानी कि शुरू के जो 3 ऑप्शन हैं वो सही है। बात करें चौथे ऑप्शन की, तो इसमें दे रखा है कि 1 रुपये के 3 सिक्के और 25 पैसे के 2 सिक्के, तो गुणा करेंगे तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 और 25 पैसे को 2 से गुणा करेंगे तो 50 पैसे, यानी कि इनका योग कितना आया, 3 रुपये 50 पैसे। और सवाल में अपने से पूछा गया था कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो चौथा ऑप्शन गलत है, यानी कि डी जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करें अगले क्वेश्चन की, 4 भिन्ने दी गई अपने को, 2/9, 5/8, 1/3 और 3/4। जब भी भिन्नों वाला सवाल आएगा तो उसे सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो हर है उनका एलसीएम या लसअप लेंगे। बात करते हैं 9, 8, 3 और 4, इनका जब अपन एलसीएम लेंगे, सबसे पहले भाग देते छोटी संख्या से, 2 का देंगे, 9 के 9, 2 चौके 8, 3 के 3 और 2 दूनी 4, वापस 2 का देंगे, 9 के 9, 2 दूनी 4, 3 के 3 और 2 एकम 2, वापस 2 का देंगे, 9 के 9, 2 एकम 2, 3 के 3 और 1 के 1। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे अपन, भाग लगाएंगे 3 का, 3 3 9, 1 के 1, 3 एकम 3 और 1 के 1, वापस 3 का देंगे, 1 1 1 1, यानी कि जो सबसे लास्ट में है वो अपने को मिल जाना चाहिए 1 1 1, जितनी भी संख्या है उनकी जगह अपने को 1 1 1 मिलना चाहिए। अब इनको गुणा कर लेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 3 72, यानी कि इन संख्याओं का जो
LCM या लसप होगा वो होगा 72। इसका एक और तरीका है, वो देखते हैं 9, 8, 3 और 1 4, चारों संख्या हैं अपने पास में। इस 9 में क्या होगा, 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि इस 3 को अपन शामिल नहीं करेंगे। 8 में क्या होगा, 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो इस 4 को भी अपन शामिल नहीं करेंगे। अब अपने पास केवल 2 संख्याएं रह गई 9 और 8, और इनका LCM आ जाएगा 9 गुणा 8 यानी 72। केवल एक ही स्टेप में अपना LCM निकल के आ गया, इसलिए जो आपको तरीका सही लगे वो आप फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं अपन आगे। हर जो है हरों का LCM कितना हो गया अपने पास में 72। इस 72 को अपन क्या करेंगे कि सभी इस भिन्नों से गुणा कर देंगे, यानी कि 2/9 गुणा 72, 5/8 गुणा 72, 1/3 गुणा 72, 3/4 गुणा 72। अब देखो 9 से कट जाएगा 72 8 बार, 8 से कट जाएगा ये 9 बार, 3 से कट जाएगा 24 बार, और 4 से कट जाएगा ये 18 बार। देखते हैं इनको, 2 गुणा 8, 5 गुणा 9, 1 गुणा 24 और 3 गुणा 18। 8 दूनी 16, 5 नाम 45, 24 एकम 24 और 18 तिये 54। अब देखो करना क्या था अपने को कि इन सभी भिन्नों को आरोही क्रम में जमाना था, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में जमाना था। तो सबसे छोटी संख्या 16, इसके बाद में 24, इसके बाद में 45 और सबसे लास्ट में हो जाएगी अपने पास में 54। अब देखो ये जो 16 मान निकल कर आया ये किसका है, 2/9 का। 45 किसका निकला है, 5/8 का। 24 निकला 1/3 का, और 54 निकला 3/4 का। यानी कि जो सबसे छोटी भिन्न है वो होगी 2/9, उसके बाद में 1/3, फिर 5/8 और 3/4। यानी कि सबसे छोटी 2/9, इससे बड़ी 1/3, फिर 5/8 और लास्ट में हो गई 3/4। इसमें भी अपना जो है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 5 पेंसिल का मूल्य दे रखा अपने को 3 सही 3/4 रुपये। पेंसिल कितनी हो गई 5, और इनका मूल्य हो गया 3 सही 3/4। इससे अपन लिख सकते हैं 4 3 12 और 3 15, यानी कि 15/4। 5 जो पेंसिलें हैं इनका मूल्य हो गया 15/4। अब जैसे मेरे को एक पेंसिल का मूल्य ज्ञात करना है, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 15/4, और इसमें भाग लग जाएगा 5 का। इस 5 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 का भाग 5 में वापस 5 बार जाएगा और यहाँ पर 5 रह जाएगा। अब अपने को क्या पूछा है कि 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। 2 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 15/4 भाजक 5/1, और ये जो 2 है ये आएगा गुणा में। सोल्व करते हैं आगे। 15/4 गुणा 1/5 गुणा 2, 5 से कट जाएगा ये 3 बार, और इस 2 से कट जाएगा 4 2 बार, यानी कि 3/2 रुपये। और ऑप्शन जो है इसमें डी वाला राइट हो जाएगा। यानी कि 5 पेंसिल का मूल्य था 15/4, तो 2 पेंसिल का मूल्य अपने पास में आ गया 3/2 रुपये। अगले क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या नहीं है, और ऑप्शन 2 है कि एक अभाज्य संख्या है। आपको पता है कि एक जो संख्या है वो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 है ये अपना सही है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है एक अभाज्य संख्या गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन एक संयुक्त संख्या ये भी गलत हो गया, और चौथा ऑप्शन है कि 2 अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 2 जो है एक सम अभाज्य संख्या है। यानी कि जो पहला अपना ऑप्शन है कि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये अपना राइट ऑप्शन गया। अगला क्वेश्चन कि संख्या 720 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे।
संख्या होगी अपने पास में 720। अभाज्य गुणनखंड के लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। 2 का भाग लगाएंगे तो 2 3 6, 2 चक्की 12, 0 के 0। वापस 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 अंटे 16, 0 के 0। वापस 2 का लगाएंगे, 2 नाम 18, 0 के 0। वापस 2 का लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 पंजे 45। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, अब लगाएंगे अपन 3 का। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। वापस 3 का लगाएंगे, 3 पंजे 15। अब इसमें 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, अब इसमें भाग जाएगा 5 का। 5 एकम 5। अब जो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, इन सभी संख्याओं को अपन गुणा कर लेंगे। सबसे पहले 2, वापस 2, 2, 2, 3, 3 और 5। जब इन संख्याओं को अपन गुणा करेंगे तो ये वापस अपने को प्राप्त होंगे 720, जो कि अपने अभाज्य गुणनखंड है। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि संख्या 425 और 476 का महत्तम समापवर्तक या HCF क्या होगा। देखते हैं, 425 और दूसरी संख्या है 476। 425 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले भाग देंगे 5 का, 5 उनटे 40, 5 25। वापस 5 का देंगे, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 पे जाएगा, 17 एकम 17। ये सब जब 476 में भाग देंगे, 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 अंटे 16। वापस 2 का, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नाम 18। 7 का देंगे, 7 एकम 7, 7 7 49। अब 17 का जाएगा, 17 एकम 17। यानी कि जो 425 है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 5 गुणा 5 गुणा 17, और 476 के हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 17। अब देखो HCF या महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ऐसा कॉमन फैक्टर जो दोनों में हो। अब देखो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 और 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, यानी कि जो 17 है ये दोनों के अंदर है, और यही होगा अपना HCF या MSF है, बराबर 17। और जो C है ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 90, 60, 75 और 35 का LCM या लघुत्तम समापवर्तक अपने को ज्ञात करना है। LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो देखते हैं, संख्याएं हैं अपने पास में 90, 60, 75 और 35। अब सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देते हैं अपन। तो 2 का भाग देंगे, 2 से देंगे तो 45, ये बचा 30, 75 के 75 और ये 35। वापस 2 का देंगे, 45, 15, 75 और 35। वापस अब 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे तो 15 थी 45, 5 3 15, 25 थी 75 और ये 35 के 33। वापस 3 का देंगे, 3 पंजे 15, 5 के 5, 25 के 25, 35 के 35। अब इसमें देंगे भाग अपन 5 का, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35। वापस देंगे 5 का, 1 1, 5 एकम 5, 7 के 7। अब देंगे इसमें 7 का भाग, 7 तो 1 1 1 और ये 7 एकम 7। अब ये जो अपने पास अभाज्य गुणनखंड है इन्हें गुणा कर लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। इन्हें जब गुणा करेंगे तो ये जाएगा अपने पास में 6300, और यही अपना राइट आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आगे। एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे रोजाना काम करके 3 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी काम को एक व्यक्ति 4 घंटे तक रोजाना काम करके कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखते हैं कि कुल काम कितना हुआ। 5 आदमी काम कर रहे थे, एक दिन में काम कर रहे थे वे 8 घंटा, और कुल उन्होंने काम किया 3 दिन। अब देखना 5 उठे 40 और 40 थी 120, यानी कि जो उनका काम था वो कितना हो गया 120 इकाई। यानी कि उन 5 व्यक्तियों ने 8 घंटा रोजाना काम करके 3 दिनों तक काम किया, तो वो हो गया 120। अब सवाल क्या कह रहा है कि इसी काम को एक व्यक्ति करेगा
4 घंटे रोजाना, तो बताओ कि काम कितने दिनों में पूरा होगा। अब अपने को दिनों की संख्या पता नहीं है तो क्या करेंगे, इसे अपन x मान लेंगे। अब देखिए काम जो है बराबर होगा, तो इसे रख देंगे अपन 1 × 4 × x बराबर 120। x का मान निकालेंगे तो 120 भाजक 1 और 4 जो है वो गुणा में आ जाएगा। 1 का कोई मतलब नहीं है, 4 से भाग देंगे तो 4 3 12 और 0, यानी कि x का मान हो जाएगा 30। यानी कि ये जो है एक व्यक्ति इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 30 दिनों में पूरा करेगा। और यही अपना ऑप्शन राइट है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% के लाभ पर बेची, तो बताइए कि उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी होगी। अब देखिए उसने बेची कितने में, 935 रुपये में, लाभ कितना हो रहा है उसको, 10%। माना उसने वो साइकिल कितने में खरीदी होगी, 100 रुपये में, तो उसका लाभ कितना है, 10% यानी कि 10 रुपये, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 + 10 यानी कि 110 रुपये। उसने खरीदी कितने में थी, माना कि 100 रुपये में, तो बेची कितने में, 110 रुपये में। अब सवाल में अपने को क्या देखा है कि उसने साइकिल बेची थी 935 रुपये में, यानी कि 935 रुपये किसके बराबर हो गए, 110 रुपये के बराबर। अब सवाल में क्या पूछा अपने से, क्रय मूल्य, यानी कि साइकिल उसने खरीदी कितने में थी, तो वो मान लिया अपने 100 रुपये, 0 से 0 कट गया, 11 का भाग देंगे तो 11 8 88 बचे 5, 11 पंडे 55, यानी कि 85 × 10 बराबर 850 रुपये। यानी कि वो साइकिल उसने कितने में खरीदी थी, 850 रुपये में। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें राइट है। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपए 15% वार्षिक ब्याज दर पर उधार लिए और 3 साल बाद उसने 7,250 रुपये वापस किए, तो बताइए कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे। यानी कि जो 7,250 रुपये उसने चुकाए हैं उसमें क्या होगा, मूलधन और जो उसका ब्याज है, यानी कि जो 7,250 रुपये है वो क्या हो गया, अपना मिश्रधन। मिश्रधन हो गया अपना 7,250 रुपये। समय जो है वो हो गया अपने पास 3 वर्ष और दर हो गई अपने पास में 15%। अगर अपन ऐसा माने कि उसने बैंक से 100 रुपये उधार लिए, मूलधन हो गया उसका 100 रुपये, तो जो वापस वो चुकाएगा उसमें ब्याज कितना हो गया, तो सूत्र है अपने पास ब्याज का कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे हुए 100। अब देखिए मूलधन जो है 100 रुपये, दर कितनी है 15% और समय कितना है 3 वर्ष बटे हुए 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 × 3 यानी कि 45 रुपये। ये 45 रुपये क्या है, उसका ब्याज है 3 वर्ष का। अगर 45 रुपये ब्याज है, मूलधन कितना है 100 रुपये, तो मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हो गया अपने पास में 100 रुपये और ब्याज हो गया 45 रुपये, यानी कि मिश्रधन बराबर हो गया अपने पास में 45 रुपये। अब देखिए मिश्रधन कितना है, अपने को सवाल में दे रखा है 7,250 रुपये और अपना पास कितना आया है 145 रुपये। यानी कि अगर मैं इन दोनों को बराबर रख दूं, ये जो 7,250 रुपये हैं ये क्या है, मिश्रधन, और अपन ने कितना निकाला मिश्रधन 145 रुपये, यानी कि इस 7,250 की वैल्यू इस 145 रुपये के बराबर होगी। सवाल में पूछा है कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे, यानी कि मूलधन जो अपन ने माना है 100 से गुणा कर देंगे। अब इस 145 से ये कट जाएगा 50 बार और इस 50 को गुणा कर देंगे 100 से, ये आ जाएगा अपने पास में 5,000 रुपये। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। 500 रुपये का 6 महीने का 8% की दर से 6 माही ब्याज क्या होगा। यानी कि सवाल में जो मूलधन है वो हो गया
500 रुपये, दर हो गई 8%, और जो समय है, समय हो गया अपने पास में 6 माह, और अपने को 6 माही ब्याज दर ज्ञात करनी है, यानी कि इसमें अपने को 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं कि जब भी अपने को 6 माही दर ज्ञात करनी हो तब क्या करते हैं, दर को अपन कर देते हैं आधा और समय को कर देते हैं दुगना। यानी कि दर को जब अपन आधा करेंगे यानी कि 8/2 बराबर 4%, और समय को जब दुगना करेंगे यानी कि 6 गुणा 2 बराबर 12 माह, ये इस 12 माह को मैं लिख सकता हूँ 1 वर्ष। अब देखते हैं आगे, 500 मूलधन हो गया, दर हो गई अपने पास में 4%, और समय हो गया 1 वर्ष बटे 100, ये हो गया 5 चौक 20 रुपये। यानी कि जो अपना 6 माह का ब्याज है वो कितना आया, 20 रुपये, और जो ऑप्शन ए है वो अपना राइट है। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति एक्स ने 100 रुपये की एक वस्तु को 10% की हानि पर वाई को बेच दिया, और वाई ने उसी वस्तु को 10% के लाभ पर जेड को बेच दिया। तो बताइए कि वाई ने किस मूल्य पर जेड को वह वस्तु बेची। तो एक्स जो है, एक्स के लिए क्रय मूल्य ये हो गया 100 रुपये। अब देखो, एक व्यक्ति है एक्स, दूसरा है वाई और तीसरा है जेड। एक्स ने वो वस्तु कितने में खरीदी थी, 100 रुपये पे। फिर क्या किया, 10% की हानि पर वाई को बेच दिया, यानी कि 10% याद कर लेते हैं इसका, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 10 रुपये। यानी कि इसको कितने रुपए की हानि हुई, 10 रुपये की। 100 माइनस 10 बराबर 90 रुपये, यानी कि इसने यह वस्तु 90 रुपये में वाई को बेच दी, और इस वाई ने क्या किया, 10% के लाभ पर जेड को बेचा। 10% लाभ ज्ञात कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये हो गया 9 गुणा 1 बराबर 9 रुपये। यानी कि इसने क्या किया, 90 प्लस 9 बराबर 99 रुपये में यह वस्तु जेड को बेच दी। यानी कि यह वस्तु जेड के पास में कितने रुपए में पहुंची, 99 रुपये में, और जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु समतल है। पहला है कागज, दूसरा गिलास, तीसरा गेंद, और चौथा है बेलन। तो इसमें से देखिए कि जो ऑप्शन नंबर 2 है गिलास, गिलास कैसा होता है, बेलनाकार होता है, और गेंद जो है वो गोलाकार होती है, यानी कि गोल आकृति की होती है, और जो बेलन है वो बेलनाकार आकृति का होता है। लेकिन जो कागज है वो कैसा होता है, एकदम समतल, यानी कि जो कागज है उसकी जो आकृति है वो कैसी होगी, समतल, और यही इसका राइट आंसर है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली 2 किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है, ये कोई बिंदु है, यहाँ से गुजर रही है 2 किरणें, ये दोनों किरणें गुजर गई, इससे जो आकृति बनेगी उसे अपन क्या कहेंगे, कोण। सही बात है, इसे अपन क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर 2, किन्हीं 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक रेखाखंड है ए बी, ये कोई दूसरा रेखाखंड है बी सी, और ये तीसरा रेखाखंड है ए सी। इनसे जो एक घिरी हुई बंद आकृति, इसे अपन क्या कहेंगे, त्रिभुज। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 3 कोई रेखाएं हैं, ये हो गई ए बी, ये हो गई बी सी, और ये तीसरी जो आकृति, तीसरी जो रेखाखंड है वो अपन मान लेते हैं सी डी। तो क्या ये त्रिभुज हुआ, नहीं हुआ। 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं, जो कैसा है, ऑप्शन नंबर 2 में। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 कह रहा है कि आयत के आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत जो है
आयत जो है, जैसे मान लीजिए ये कोई आयत है ABCD, इसमें जो ये सामने सामने की भुजाएं यानी कि AB और CD जो है वो दोनों बराबर होगी, और AD और BC ये भी बराबर, यानी कि AB बराबर CD और AD बराबर BC। और जो इसके चारों कोण हैं ये कैसे होंगे? समकोण, यानी कि प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री का होगा, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, 2 सही है, चौथा सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है वो अपना गलत है, और यही अपने से पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है वो इसका आंसर है। अब देखते हैं आगे, अगला जो क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला ऑप्शन है कि समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उस त्रिभुज के समस्त कोण सदैव न्यून कोण हो। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें ये एक कोण अपने को 120 डिग्री का दे रखा, तो क्या न्यून कोण है? नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि त्रिभुज में ये आवश्यक नहीं है कि उसके सभी कोण न्यून कोण हो, उसका कोई कोण समकोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, ये दे रखा कि एक कोण सदैव समकोण होता है, यानी कि उसके एक कोण जो है वो सदैव 90 डिग्री का होगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है और इसका प्रत्येक कोण अपने को दे दिया 60 डिग्री का, तो क्या इसमें 90 डिग्री का कोण आया? नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसका एक कोण सदैव समकोण हो। बात करें तीसरे ऑप्शन की, तो ये कह रहा है कि एक कोण सदैव अधिक कोण होगा, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। बात इसमें देखें, जैसे मान लीजिए अपन ये 60 का हो गया, ये 80 हो गया, और ये हो गया अपने पास में 50, तो इसमें अधिक कोण कहाँ हुआ? ये सारे कोण कैसे हैं? न्यून कोण है, यानी कि ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उसका एक कोण सदैव अधिक कोण ही हो। बात करें चौथे ऑप्शन की, चौथा ऑप्शन कह रहा है कि एक कोण सदैव न्यून कोण होगा। ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिभुज है, अगर इसमें एक कोण 90 डिग्री है तो बाकी कितने बचे? ये 45 और ये 45। अगर मान लीजिए मैं कोई ऐसा त्रिभुज लेता हूँ जिसमें ये कोण 140 का है, तो ये कितने बचे? 20-20। यानी कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि एक कोण समकोण हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है कि एक कोण अधिक कोण हो, लेकिन ऐसा हर कंडीशन में आएगा कि त्रिभुज का एक कोण सदैव न्यून कोण होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं आगे, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है, ये अपने को ज्ञात करना है। तो आकृति दे रखी है अपने को, इस आकृति में अपने को त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे नाम दे देता हूँ A B C D E। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले, तो ये जो त्रिभुज है A D E, एक त्रिभुज हो गया। इसके बाद में मैं बात करता हूँ त्रिभुज E D C, E D C, दूसरा त्रिभुज हो गया। इसके बाद में मैं बात करता हूं DBC, तीसरा त्रिभुज हो गया। 3 त्रिभुज कंप्लीट है। अब मैं बात करता हूं चौथे त्रिभुज ADC, दिख गया? इस लाइन को मत देखिए। अब देखिए ADC, चौथा त्रिभुज हो गया। और जो पांचवा त्रिभुज है वो है ये पूरा वाला, यानी कि इसे भी अपन हटा देते हैं। ये त्रिभुज कौन सा हो गया? ABC। कुल कितने हो गए इसमें त्रिभुज? ये हो गए 5। यानी कि ये जो अपने को आकृति दे रखी थी इसमें कुल कितने त्रिभुज है? 5, और जो ऑप्शन है वो अपना ए ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो वर्ग जो है ऐसी आकृति होती है और वर्ग में 4 कोण होते हैं, और चारों कोणों का मान जो है वो 90 डिग्री होता है। यानी कि ये कोण 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का।
यानी कि अगर अपन चाहे तो 90 गुणा 4 बराबर 9 चौके 36, 0 के 0 यानी कि 360 डिग्री, ऐसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन वैसे इसका एक सूत्र होता है जो सब पर लागू होगा कि n-2 गुणा 180। यहाँ पर n क्या है? भुजाओं की संख्या। अब देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, जैसे नाम दे देता हूँ मैं इसको A B C D। पहली भुजा हो गई AB, दूसरी BC, तीसरी CD और चौथी है AD, यानी कि इसमें भुजाएं की संख्या हो गई 4। सूत्र लगाएंगे 4 माइनस के माइनस 2 के 2 गुणा कर देंगे 180 से, 4 में से 2 गए 2, 2 गुणा 180 यानी कि 18 दूनी 36, 360 डिग्री। बात करें अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है। तो आयत में आपको पता है क्या होता है, ये जो आयत है इसमें ये भुजाएं समान होगी और ये दोनों भुजाएं समान होगी, यानी कि AB का मान CD के बराबर होगा और AD का मान BC के बराबर होगा। जैसे बात करता हूं मैं वर्ग की, ये ABCD, इसमें क्या होगा, चारों भुजाओं का मान बराबर होगा। इसमें क्या होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये दोनों बराबर, इसमें ये भी बराबर और चारों भी आपस में बराबर होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो वर्ग है यह इस प्रकार का आयत है कि इसमें चारों भुजाओं का मान बराबर होता है, या वर्ग जो है एक विशेष प्रकार का आयत होता है। ये बात सही है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, तो आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। आयत जो है इसका अगर उल्टा बात करें तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वर्ग जो है एक आयत का प्रकार है, लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन कि प्रत्येक किरण एक रेखाखंड होती है, यह भी गलत ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन कि ऋजु कोण या सरल कोण, इसे अपन क्या कह सकते हैं, सरल कोण, इसका माप 90 डिग्री होता है, यह भी गलत है, क्योंकि ऋजु कोण या सरल कोण का मान होता है 180 डिग्री, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना राइट होगा और बाकी सारे गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मैदान का एक चक्कर लगाने पर 250 मीटर की दौड़ पूरी होती है। एक लड़की 75,000 सेंटीमीटर की दौड़ लगा चुकी है, तो बताइए कि वह कितने चक्कर लगा चुकी है और 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक चक्कर की दूरी यह है 250 मीटर, लेकिन उस लड़की ने कितनी दूरी तय कर ली, 75,000 सेंटीमीटर, यानी कि एक चक्कर की दूरी अपने को दे रखी है मीटर में, और जो उस लड़की ने तय की है वो दे रखी है अपने को सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को पहले अपन मीटर में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 100 का भाग लगा देंगे, 75,000 भाजक 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि ये हो गए 750 मीटर। 750 भाजक 250, 0 से 0 कैंसिल 3, यानी कि उस लड़की ने 3 चक्कर लगा लिए हैं। अब सवाल पूछा है कि 3 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 3 किलोमीटर की दूरी जो है, 3 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूंगा तो क्या करूँगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 3 गुणा 1000 मीटर बराबर 3000 मीटर। अब सवाल क्या कर रहा है कि उसने कितनी दूरी तय कर ली, 75,000 सेंटीमीटर या 750 मीटर। माइनस कर लेते हैं, 750 मीटर, ये हो जाएगा अपने पास में 2250 मीटर। अब उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, यानी कि 2250 दूरी बाकी है और एक चक्कर की दूरी है 250, 0 से 0 कैंसिल, 25 से कट जाएगा 225 9 बार, यानी कि उसे 9 चक्कर लगाने पड़ेंगे। सवाल में क्या पूछा था कि उसने कितने चक्कर लगा लिए और अब कितने चक्कर लगाने, यानी कि उसने 3 चक्कर लगा लिए हैं और 9 चक्कर उसे और लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसमें राइट हो जाएगा। अब देखते हैं अपन आगे। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में बड़ी सुई के किसी अंक से ठीक अगले अंक तक पहुंचने में लगने वाले समय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य होगा। वैसे जो है घड़ी के अंदर सबसे बड़ी सुई होती है सेकंड वाली, उससे छोटी मिनट वाली और सबसे छोटी होती है
घंटे वाली, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें मिनट वाली सुई को बड़ा माना गया है। तो अपन भी उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जो सेकंड वाली सुई होती है, ये जब एक चक्कर पूरा करती है तो कितने सेकंड हो जाएंगे, 60, और 60 सेकंड में होता है 1 मिनट। जब ये मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा करती है तो हो जाएंगे 60 मिनट, और इस 60 मिनट में होगा 1 घंटा। अब जो पहला ऑप्शन है वो अपने को दिया गया है 5 मिनट, यानी कि जो मिनट वाली सुई है, जैसे मान लीजिए कि वो 2 पर है, जब वो 3 पर पहुंचेगी तो कितने मिनट हो जाएंगे, 5 मिनट। सही बात है, यानी कि ये जो ऑप्शन है वो राइट है। दूसरा जो ऑप्शन है वो दे रखा अपने को 300 सेकंड। इसे देखते हैं कि 1 मिनट में होंगे 60 सेकंड, तो 5 मिनट में कितने हो गए, 5 गुणा 60 बराबर 300, यानी कि 300 सेकंड, यानी कि ये भी ऑप्शन राइट है। तीसरा दे रखा है 1/12 घंटे। अब देखिए कड़ी में 1 से लगाकर 12 तक संख्या होती है। जब मिनट वाली सुई एक अंक से दूसरे अंक तक जाएगी, यानी कि 1 घंटे का वो कौन सा भाग हो गया, 12वां भाग हो गया, यानी कि उसे अपन 1/12 घंटे लिख सकते हैं। अब देखिए 5 मिनट लिखें। अब जैसे मान लें कि मैं इस 5 मिनट का अनुपात जो 1 घंटे से निकालूं, कैसे होगा, 60, तो यहाँ से 5 एकम 5 और 12 पंडे 60, यानी कि 1/12, और ये क्या हो जाएगा, घंटे लिख सकता हूँ, यानी कि ये भी अपना ऑप्शन राइट है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है वो दे रखा अपने को 1 घंटा। मिनट वाली सुई जब एक अंक से दूसरे अंक पर जाती है तो 1 घंटा नहीं होता, बल्कि 5 मिनट होते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो अपना गलत हो जाएगा, और यही ऑप्शन में अपने से पूछा था, इसके अंदर डी ऑप्शन राइट है। अब देखते हैं अगला सवाल कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 60 मीटर है, चौड़ाई 40 मीटर है, और इसके बाहरी तरफ 5 मीटर चौड़ाई में घास उगाई जाती है, तो उस जगह का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि लंबाई हो गई 60 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर। जैसे मान लीजिए कि ये वो मैदान है, इसकी लंबाई कितनी होगी, 60, और इसकी चौड़ाई हो गई 40। अब सवाल में क्या कहा कि इसके चारों तरफ अगर अपन 5 मीटर पे घास उगाते हैं, यानी कि ये जो एरिया है इस पे क्या करें, अपन घास उगाते हैं, तो इस बाहर वाले क्षेत्रफल, ये जो घास वाला जो भाग है इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब सबसे पहले अंदर वाले का ज्ञात करते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितनी 60, चौड़ाई कितनी 40, गुणा करेंगे तो 2 जीरो की 2 जीरो, और 4 गुणा 6 यानी 2400 वर्ग मीटर। ये किसका आया, मैदान का। लेकिन अपने को ज्ञात किसका करना है, इस घास वाले का। तो मैं इस पूरे का निकाल के इस मैदान को अगर माइनस कर दें तो निकल जाएगा। अब जैसे ये जो यहाँ पर घास वाला जो भाग है ये कितना है, 5 मीटर, यानी कि ये दूरी, और इधर जो ये है ये भी कितना हो गया, 5। वैसे यहाँ पर ये भी 5 और ये भी 5, यानी कि लंबाई के अंदर, जैसे मैं इसकी लंबाई की बात करता हूँ तो 5 मीटर ये ऐड हो जाएगी और 5 मीटर ये ऐड हो जाएगी, यानी कि अब इससे कहते हैं अपन घास सहित मैदान की लंबाई। अब देखिए 60 दे रखी है, 5 ये वाली और 5 ये वाली, यानी कि 70 मीटर। वैसे ही चौड़ाई की बात करें, 40 ये वाली, 5 ये 5 ये, यानी कि 40 + 5 + 5 बराबर 50 मीटर। अब क्षेत्रफल ज्ञात करना तो लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 70 गुणा 50 बराबर 3500 वर्ग मीटर।
घास सहित मैदान का क्षेत्रफल आ गया अपने पास में 3500 वर्ग मीटर और मैदान का क्षेत्रफल है 2400 वर्ग मीटर। अब अपने को केवल घास वाले का चाहिए, तो क्या करेंगे, इस पूरे में से मैदान के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, यानी कि घास वाले जगह का क्षेत्रफल। तो यहाँ करेंगे अपन 3500 माइनस 2400, ये हो जाएगा 1100 वर्ग मीटर, जो कि अपना राइट आंसर है। और यह है अपना ऑप्शन नंबर सी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एक आयताकार चित्र के फ्रेम अक्ष की लंबाई है 90 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 70 सेंटीमीटर और एक दूसरा वर्गाकार फ्रेम है y जिसकी भुजा है 80 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। चित्र बनाते हैं पहले कि ये हो गया फ्रेम अक्ष, ये कैसा है, आयताकार, इसकी लंबाई तो हो गई 90, चौड़ाई हो गई 70। दूसरा है फ्रेम y, ये कैसा है, वर्गाकार है और इसकी जो भुजा है वो कितनी हो गई, 80। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो ऑप्शन 1 है कि फ्रेम अक्ष का परिमाप 6300 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसका परिमाप निकालते हैं। आयत है, आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हो गई इसकी 90, चौड़ाई होगी 70, 2 गुणा 160 बराबर 320 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑप्शन 1 है वो गलत हो गया, क्योंकि 6300 क्या है, इसका क्षेत्रफल है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर जो 2 है, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 कि फ्रेम y का परिमाप जो है 6400 वर्ग सेंटीमीटर है। फ्रेम y क्या है, एक वर्ग है और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, 4 की 4, भुजा है इसकी 80, यानी कि ये हो गया 320 सेंटीमीटर। अब बात करें ऑप्शन नंबर 3 की। ऑप्शन 3 कह रहा है कि दोनों फ्रेमों अक्ष और y का परिमाप बराबर है और 320 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए, इसे ध्यान से पढ़ना है। और सेम ऐसा ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 की, दोनों फ्रेमों x और y का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब इन दोनों में अंतर समझते हैं अपन। परिमाप दोनों का बराबर है, इसका भी 320 सेंटीमीटर, इसका भी 320 सेंटीमीटर। लेकिन जब भी बात हो वर्ग सेंटीमीटर की, तो वर्ग सेंटीमीटर कब होगा, जब अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तब आएगा वर्ग सेंटीमीटर, वरना केवल सीधे सेंटीमीटर। अब देखिए ऑप्शन बी में, ऑप्शन जो सी है उसमें क्या है कि दोनों का परिमाप बराबर है और 320 वर्ग सेंटीमीटर। ये गलत हो गया, क्योंकि परिमाप बराबर तो है लेकिन 320 वर्ग सेंटीमीटर नहीं है, 320 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार बात करें ऑप्शन नंबर 4 की, तो फ्रेम अक्ष और y का परिमाप 320 सेंटीमीटर के बराबर है, जो कि सही है, क्योंकि दोनों अपन ने निकाल दिए 320 सेंटीमीटर और ये भी 320 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है डी, वो अपना राइट आंसर है, 320 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ कि आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।